वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, सब्जियों के भाव नीचे आने को नाम नहीं ले रहे और एक वक्त था जब हमारे वालिदैन हमें सब्जी लेने के लिए गली मोहल्ले से भेजते थे तो हम जाते थे, जिस शॉप से सब्जी परचेज की जाती थी, धनिया, मिर्चें और इस तरह की बहुत सारी आइटम्स वैसे ही दे दी जाती थी साथ। लेकिन आज खास तौर पे धनिया के हवाले से बताता चलूं कि डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है धनिया और काफी परेशान है खवातीन घरों के अंदर कि एक वक्त था कि धनिया और पुदीना वगैरह वैसे साथ दे दिया जाता था जब सब्जी खरीदते थे, लेकिन आजकल सब्जियां जो है उनके रेट्स आसमान छू रहे हैं। आज सब्जियों के क्या रेट्स हैं जानते हैं आज के भाव में। जी शाहिदा बताइएगा, शाहिदा हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा बताइएगा कि धनिया जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है और इसके साथ साथ जो बाकी सब्जियां हैं कुछ की कीमतें कम हुई हैं और कुछ की पहले से भी ज्यादा हो गई हैं, तो हमें रिपोर्ट कीजिएगा। जी हनान, इस वक्त अगर सब्जियों और सब्जी मसालेदात के रेट देखे जाए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं और कम होने का नाम भी नहीं ले रहे, जिससे शहरी जो हैं वो खासे परेशान भी दिखाई देते हैं। अदरक जो है वो 600 रुपये से कम हुआ है। अब इस वक्त अदरक जो है वो 550 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दीगर मसालाजात जिनमें लहसुन है, जबकि टमाटर है और लेमन है वो अपनी अपनी पहली ही रेट पर जो है वो बरकरार है। इस वक्त लेमन 160 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, तो जो लहसुन है वो 180 से 185 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि प्याज उसकी कीमत भी हर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले प्याज जो है वो 50-60 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, अब 75 से 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिससे शहरी जो है वो परेशान है। तो इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च जो है वो भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल करती हुई 120 जो है वो 20 का हिस्सा क्रॉस कर गई है। तो इसके साथ अगर सब्ज़ धनिया जो है देखा जाए तो उसके भी उन्होंने भी अपनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। सब्ज़ धनिया भी इस वक्त 200 से ज़ायद रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अगर हम दीगर सब्जियों की बात करें तो उनमें कद्दू है, जबकि इसके साथ साथ फूल गोभी है, बैंगन है और दीगर सब्जियाँ वो भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर गई हैं। तो टमाटर, मटर और टिंडे जो है वो अपनी अपनी डबल सेंचुरी क्रॉस करते हुए 230 रुपये फ़ी किलो में बिक रहे हैं, जिससे शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है और शहरियों की जानिब से ये अपील की जा रही है कि प्राइस कंट्रोल मिनिस्टर जो है वो कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी की पहुँच में आ सके और आम आदमी से आसानी से खरीद सके। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा आपका। आप सब्जियों के हवाले से बता रही थी और हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनको इस वक्त पता चल गया होगा कि भाव क्या है और भाव के हिसाब से आज घर के अंदर क्या तैयार करना है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे के अंदर काफी हद तक बिगाड़ पैदा होता चला जा रहा है। आखिरकार क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से अदम बर्दाश्त मुआशरे के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। अब अदम बर्दाश्त किसी भी सूरत में हो सकता है। अगर बात की जाए गुज़श्ता साल की तो इतनी शादियां फैसलाबाद के अंदर नहीं हुई जितनी तलाकें हो चुकी हैं। तकरीबन 24,000 के करीब शादियां हुई, जिनमें से 20,000 तलाक और 7,000 कुला के केसेस जो हैं वो फाइल किए गए। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आजकल की नौजवान नस्ल जो है वो जहां के पे उनको तरक्की की राह पे गामजन होना चाहिए, एक बड़ी तादाद है जो कि नशे की तरफ राग़िब होते हैं और नशे की वजह से पूरे के पूरे खानदान जो है वो तबाह हो जाते हैं, क्योंकि किसी एक फैमिली के अंदर भी एक शख्स भी नशे पे लग जाता है तो उसकी फिक्र की वजह से उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, उसकी बीवी जो है वो इस कदर परेशान रहती है कि तमाम का तमाम सिस्टम काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है और नौजवान नस्ल जो है उजड़ती हुई इस हवाले से नजर आती है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो बदफैली के जो मामलात हैं मुआशरे के अंदर इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, ज्यादतियों के बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये ऐसे मुआशरे के अंदर चीजें हैं जो कि बढ़ती चली जा रही हैं और इस बिगाड़ को किस तरह से रोका जाए, आखिरकार इनके पीछे जहनी तौर पर अगर देखा जाए तो सोच क्या होती है, वो लोग क्या महसूस करते हैं जो कि अपने आप को नशे की तरफ लेके जाते हैं, वो क्या फील करते हैं कि इस कदर मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे के साथ ज्यादती करके वहशत का निशाना बना के उसे मार दिया जाता है। आखिरकार अदम बर्दाश्त के हवाले से वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से घरों के अंदर तलाकें इतनी हो रही हैं, खासकर बच्चों के अंदर। बच्चे अगर देखे जाएं तो वो एक मासूम शक्ल के साथ मुआशरे के अंदर बाहर निकलते हैं और अगर दरिंदा सिफ्त इंसान जो बाहर बैठे होते हैं, अगर जैनब केस को देखा जाए जो कि कसूर के अंदर वाकया पेश आया, या इससे मुंसलिक हमारे फैसलाबाद के अंदर भी बहुत सारे वाकयात पेश आए थे। पिछले साल एक वाकया पेश आया था जिसमें एक बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना के कमालाबाद कब्रिस्तान में मार के फेंक दिया गया
और वहां से पुलिस जो है उसको जब उठा के लेके गई, उसके घर वालों को पता ही नहीं था कि 3 दिन से बच्ची लापता है, वो किस जगह पे मौजूद है। और इसी तरह का वाकया जो है वो लाहौर मोटरवे के करीब भी पेश आया कि बच्चों के सामने उनकी वालदा के साथ जो है वो ज्यादती की गई। तो एक शर्मनाक वाकया है। हमारा मुआशरा कहां पे स्टैंड करता है, हमारे सिक्योरिटी अदारे कहां पे स्टैंड करते हैं? आखिरकार जो शख्स दरिंदगी का निशाना बनाते हैं वो दरिंदा सिर्फ इंसान आखिर बनते ही क्यों हैं? कौन सी ऐसी सोच, कौन सी ऐसी वजह या माशरे की स्ट्रेस उनके ऊपर मौजूद होती है जिसकी वजह से वो इस रास्ते को इख्तियार करते हैं? क्योंकि अगर इस रास्ते को इख्तियार ना करें, नॉर्मल शख्स की तरह जिंदगी गुजारें, तो मेरा नहीं ख्याल वो इस तरह के वाकयात करेंगे। इन तमाम तर चीजों के पीछे वजूहात क्या हैं, इस हवाले से जानने के लिए हमने आज एक साइकोलॉजिस्ट हैं समरीन साहिबा, जिनको दावत दे रखी है अपने शो के अंदर। वेलकम करते हैं। सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ मुनीबा कवल मौजूद होंगी जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है और कानून इस हवाले से क्या कहता है उनकी जुबानी जानेंगे। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले मैं चाहूंगा समरीन साहिबा की तरफ चलूं, इस हवाले से पूछूं, अगर बच्चों की ज्यादती के हवाले से बात की जाए, आखिर वो कौन शख्स होते हैं जो दरिंदा सिफ्त होते हैं और इस दरिंदगी पे कौन सी सोच होती है जो कि उनको रागब करती है इस तरफ जाने के लिए? इसके पीछे क्या राज है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इतना आप ये कहें कि करंट टॉपिक है इस टाइम पे ये कि मल्टीपल केसेस सामने आ रहे हैं। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आप ये कहें कि जो करंटली के क्या वजूहात हो सकती हैं कि वो लोग क्यों इन्वॉल्व होते हैं इसमें। देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज ऑफ इट। बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन ये है कि इस तरह के एक्ट के ऊपर हम ये कहें कि इसका कोई मतलब साइकोलॉजिकली जो भी इम्पैक्ट हो, ठीक है, उसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसे आप ये कहें कि हमारे यहाँ जो करंटली एनवायरमेंटली जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आप ये देखें कि एक प्रॉपर फैमिली की गाइडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है। और जिस तरह से भी आपने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया और उसमें कहा कि जो शरह है डिवोर्स की या खुला की वो भी बढ़ती जा रही है। जब इस तरह की ब्रोकन फैमिली से बच्चे होंगे और फिर वो यूथ में जाएंगे, यूथ से ये है कि आप कहें कि वो एडोलेसेंस में, अडल्टहुड में एंटर होते हैं, तो दे कैन हैव सच काइंड ऑफ इश्यूज एज वेल, ठीक है। प्लस मैं जो खुद पर्सनली एज ए साइकोलॉजिस्ट समझती हूँ वो ये है कि बहुत सारे इंसानों में आप ये कहें कि कुछ इंटरनलाइजिंग चीजें होती हैं और दिस इज अ टैबू बेसिकली। जो सेक्सुअल टाइप की एक्टिविटीज होती हैं उसको डिस्कस करना, उनके बारे में बात करना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो इसमें एक एक्सट्रीमिज्म नजर आता है हमें सोसाइटी में। और इस माशरे से अगर खास तौर पे हमें एक्सट्रैक्ट करनी हो ऐसी चीजें जो कि बच्चों के लिए अच्छी हो, वो एक्सट्रैक्ट करने की बजाय हम बच्चों के साथ डिस्कस करना भी पसंद नहीं करते। उनको इस हवाले से तालीम नहीं दी जाती, बताया नहीं जाता कि क्या चीजें आपके हक में है, क्या चीजें आपके हक में नहीं है। क्योंकि हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि बच्चों के साथ डिस्कस करते हुए माँ बाप और बच्चे माँ बाप के साथ डिस्कस करते हुए कुछ शर्म की दीवार जो है अपने दरमियान रखते हैं। लेकिन इस दीवार को किसी हद तक हटाने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर अपने बच्चे और बच्चियों को वो तालीम नहीं देंगे, वो बताएंगे नहीं कि क्या चीज दुरुस्त है क्या गलत है, तो वो बाहर से जब उनको कोई शख्स वर्गला के ले जाएगा तो उससे मामलात मजीद खराब होंगे। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कि देखें, जो फर्स्ट एजुकेशन जो हम एज ए साइकोलॉजिस्ट गाइड करते हैं, फैमिलीज को गाइड करते हैं, और देखिए हमारे मुआशरे में हर तरह का तबका पाया जाता है, ठीक है, मिडल भी है, अपर क्लास भी है, लोअर क्लास ज्यादा है, ठीक है। लोगों के पास जो है आपस में कुछ आप ये कहें कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी उनके इश्यूज हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों को एजुकेट करना रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्कूल्स के अंदर सेशंस होने चाहिए खास तौर पे बच्चों के? हाँ जी, स्कूल में सेशंस होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। मेरे ख्याल से जब से वाकयात हो रहे हैं कुछ ना कुछ सेशंस कुछ स्कूल अरेंज भी करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को जेंडर ओरिएंटेशन देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पेरेंट्स बात ही नहीं करते हैं। गर्ल्स के क्या रोल्स हैं बच्चियों के और बच्चों के क्या रोल्स हैं, ठीक है, हमारी क्या लिमिटेशन हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, कौन सी बाउंड्रीज को हम क्रॉस कर सकते हैं और कौन सी बाउंड्री में कोई बाहर से हमारी तरफ नहीं आ सकता। और अगर वो हेल्प सीख मतलब कोई उनकी उस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो उन्होंने किससे डिस्कस करना है। जब हम डिस्कस ही नहीं करते हैं तो उनके अंदर ये करेज ही नहीं होती, वो फियर्ड हो जाते हैं कि हमारे साथ कोई एक्ट हो गया और फिर वो उसको डिस्कस नहीं करते हैं। आप ये कहें कि किसी बड़े के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ
सेकेंडली मुझे ये लगता है कि फर्स्ट रोल जो है, जो इस तरह के टॉपिक्स हैं, पेरेंट्स को खुद होना चाहिए। सेकंड रोल जो प्ले कर सकते हैं वो हमारे स्कूल टीचर्स हैं, ठीक है। पहला तो यही है कि फैमिली करे, अगर वो नहीं कर रही है तो स्कूल्स में एजुकेशन हो, ताकि बच्चों को आइडिया हो कि उनके रोल्स क्या हैं, व्हाट दे यूज टू डू। कि जब वो एडोलेसेंस में एंटर होते हैं तो उनकी फिजिकल चेंजेस आती हैं, तो यूजुअली बहुत सारे सवालात बच्चों के जहन में होते हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन सीख करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने, आप ये कहें कि हम उम्र बच्चों से, जो कि उन्होंने भी इधर उधर से इंफॉर्मेशन ग्रैस्प की होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो कि मीडिया का डायरेक्टली है, उसके ऊपर आप ये कहें कि सोशल मीडिया से बच्चे जो हैं, इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, देन दे शेयर विद देयर फेलोज। और फिर आपको पता है कि हर तरह का बच्चा स्कूल में जा रहा होता है, वो एक दूसरे का इन्फ्लुएंस लेते हैं और फिर एक्टिविटीज में इंडल्ज भी होते हैं या फिर विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश भी की जाती है वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ किस्म की कानून साजी करने के हवाले से। ये कहा जाता है कि जो इस तरह के जुराइम पेशा अफराद होंगे, या तो उनको नामर्द कर दिया जाएगा या उनको सरेआम फांसी दी जाए। अवाम की तरफ से बहुत सारी फरमाइशें होती हैं कि इनको इस तरह की सजाएं दी जाए। कोई कहते हैं संसार किया जाए, कोई कहता है कि क्रेन के साथ सरेआम चौक के अंदर फांसी दी जाए। काफी हद तक ये बातें ठीक भी हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को सबक मिलेगा, और खासकर ये सबक सबके लिए होगा, उन दरिंदा सिफ्त इंसानों के लिए, कि ये दरिंदगी अगर आपने की तो ये अंजाम आपका होगा। इसके हवाले से कानून क्या कहता है हम मुनीबा से जानेंगे। मुनीबा, अगर कोई शख्स इस गुनाह का मुर्तकिब अदालत के अंदर पाया जाता है तो कानून क्या है, उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू एंड सिटी 41 की टीम कि आप लोगों ने मुझे इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ये बहुत आम होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। जैसे ये इंसिडेंट्स जो हैं डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए कोर्ट्स का ही सिर्फ रोल नहीं है, बल्कि हमारे पेरेंट्स, हमारी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट्स में जो लॉ जो है वो तो उसमें तो पनिशमेंट एक जो है वो डिटरमिन कर दी गई है। जैसे ये 365B है, 365A है, उसमें 7 इयर्स पनिशमेंट है, डेथ इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन सम टाइम कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उनमें छोटे से पॉइंट पर भी बेल हो जाती है। लेकिन मैं इसमें यही कहूंगी कि हमारे थोड़े से लॉज में जो है वो अमेंडमेंट की अशद ज़रूरत है। उसके लिए चाहिए कि ऐसी अमेंडमेंट्स की जाएं कि जो भी पर्सन इस किस्म के केसेस में इन्वॉल्व होता है उसको बिल्कुल भी बेल पर जो है वो रिलीज ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है, टेम्परेरी बेल दी जाती है, उसके बाद उसकी कंफर्म भी हो जाती है। हम जैसे ही कुछ कोलीग्स हैं मेरे जो उसकी बेल करवा देते हैं। ऐसे जो केसेस हैं उनमें उनको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट को भी उसको बिल्कुल रिलीज ना किया जाए, पनिशमेंट दी जाए। और क्योंकि अगर नया लॉ नहीं आता तो ये दिन ब दिन कम होने की बजाय फिर से एक पीक पकड़ता चला जाएगा। बिल्कुल, और ये नासूर बन जाएगा हमारे मुआशरे के लिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। बल्कि ये दौर आ चुका है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। अब ये ह्यूमन राइट्स रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो विदिन 2 आवर्स जो है एक केस जो है रेप का जो है वो हमारे सामने आ रहा है। और लास्ट ईयर में जो है इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 14,850 केसेस जो हैं वो रेप केसेस जो हैं रिपोर्ट किए गए हैं। इतने ज्यादा रेप केसेस, यानी कि आप कह सकते हैं 15,000 15,000 के करीब रेप केसेस जो हैं वो रिपोर्ट्स किए जा चुके हैं। और इसमें जो है और लास्ट 3 इयर्स में 10,000 थे। आप देखेंगे इसकी जो रेशियो है 5,000 रेप केसेस एक साल के अंदर बढ़े। और डायरेक्टली इसका इंपैक्ट इसी चीज पे जाता है कि जो शख्स इस तरह के वाकयात में मुलव्वस होते हैं उनको सजा नहीं दी जाती, और जब उनको सजा नहीं मिलती तो ऐसे शख्स जो इस बारे सोच रखते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। उनको पता होता है कि हम कुछ भी कर लेंगे तो इसमें छोटी सी बेल लेंगे और बेल लेके दोबारा बाहर होंगे। बस यही एक उनको जो है वो ऑप्शन मिल जाता है कि हम लोग रिलीज हो जाएंगे। इसी बेस पर जो है वो इस तरह के एक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और दूसरे जो पर्सन होते हैं उनको भी मौका मिलता है। लेकिन मैं यही चाहूंगी कि ऐसे पर्सन को जो है वो सरेआम फांसी दी जाए, उसके लिए स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, उसको ऐसी सजा उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो तयन करे। जैसे ये गवर्नमेंट जो है अब एक नया पास करने जा रही है, अमेंडमेंट ला रही है कि जो उस पर्सन को जो है वो बिल्कुल नामर्द कर दिया जाएगा। मैं बिल्कुल इसकी फेवर में हूँ कि अगर इस किस्म की और बिल्कुल अगर ऐसा हो जाता है खौफ कम से कम बैठेगा उन लोगों के दिल में जो कि इस तरह का वाकयात करते हैं।
और ज्यादातर इस तरह के वाकयात में वही मुलव्वस होते हैं जो कि जुराइम पेशा अपराध होते हैं, जो किसी ना किसी डकैती में मुलव्वस होते हैं, किसी ना किसी चोरी में मुलव्वस होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात में मुलव्वस होते हैं। समरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। समरीन, आप क्या कहेंगी कि इस तरह के वाकयात जो बढ़ते चले जा रहे हैं, कानून साजी इस हवाले से होनी चाहिए, इसके बारे में आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ समरीन मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। समरीन, क्या कहेंगे, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और मुनीबा की तरफ से बताया गया कि एक साल के अंदर 5000 केसेस बढ़े हैं, यानी अगर गुज़श्ता साल 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए और इस साल 15,000 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, आखिर इसकी शरह बढ़ती चली जा रही है, क्या कहेंगी? एक तो मुनीबा की बात से मैं एग्री करती हूँ कि देखें, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पनिशमेंट ना, ठीक है, और कोई ऐसा रोल मॉडल, कोई मॉडलिंग साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा जरूर होना चाहिए कि जिससे कि माशरे में हम इस तरह की चीज़ों को रोक सकें, ठीक है। सेकेंडली ये है कि बढ़ने की वजूहात में अगर हम लोग देखें तो अभी जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे बात की है कि एक तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ चुके हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस जो बच्चों की होती है उसके ऊपर जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पेरेंट्स को आइडिया नहीं है या उनके पास टाइम नहीं है कि वो उनसे बात कर सकें। सेकेंडली ये है कि पेरेंटिंग स्किल्स, पेरेंटिंग इज़ अ जॉब बेसिकली, ठीक है, जिसको हमारे यहाँ कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और आप ये कहें कि जो एक वैल्यूज़ और आप कहें कि एक कोई बिहेवियर्स, कोई लिमिटेशंस किसी को सिखाना, वो भी हमारे आप कहें कि उससे हम लोग निकल चुके हैं, और एवरीवन हैज़ देयर ओन लाइफ, ठीक है। मदर्स ने अपनी अलग से बना ली हैं, फादर्स ने अलग से हैं, दे आर बिजी, ठीक है, दे डोंट हैव टाइम कि वो उनसे बात कर सकें। फिर जहाँ से उनको जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं डेवलपमेंटल। और फिर जिन अदारों में बच्चे जा रहे हैं, चाहे जिस तरह से भी हो, एडिक्शन के केसेस भी बढ़ रहे हैं, एंड इफ़ वी सी तो डायरेक्टली इन चीज़ों के साथ भी आप ये कहें कि इस तरह के केसेस का लिंक हो सकता है। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में इवन, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जो एडिक्शन, जिस तरह से कुछ फैशनेबल, ये आप ये कहें कि आइस हो गई, शीशा का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, और बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन कम होने की वजह से बनता चला जा रहा है। नशा एक कंप्लीट इंडस्ट्री बन चुका है और लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इससे कमा रहे हैं। एंड देयर आर पार्टी ड्रग्स, ठीक है, एज वेल, जो हमारे मुआशरे में पार्टी के तौर पे यूज होती हैं और बड़ी पॉजिटिव कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। अब देखें, हम अपनी यूथ को भी क्या, किस तरफ यूथ किस साइड पे जा रही है, एंड देन व्हेन दे इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ गेट टुगेदर्स, ठीक है, तो वो किस तरह के बिहेवियर्स शो ऑफ करती है, सही है। अब देखने में तो ये आया है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज उस पर्सन के साथ भी हो सकते हैं जो ये वाला एक्ट कर रहा है, और जो विक्टिम है उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। उसकी पूरी लाइफ, अगर हम देखें कि किसी का कोई बच्चा विक्टिमाइज्ड हो रहा है, ठीक है, तो एक तो पहली सबसे चीज़ जो एक आम इंसान के जहन में भी आती है वो एक खौफ है, ठीक है। खौफ के साथ साथ फिर ये है कि उसकी लो सेल्फ इस्टीम हो जाना, कि उसमें आप ये कहें कि उसकी इज़्ज़त नफ्स का मजरूह हो जाना, उसके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाना, ठीक है। ये वो अलामतें हैं जो कि आप कहें कि इनिशियली आते हैं, लेकिन आप शायद इस चीज़ को अंदाज़ा हो कि वो एक पर्सन अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो मल्टीपल टाइम्स भी विक्टिमाइज्ड होता है। और इस खौफ की वजह से बच्चे को किस जगह पे लेके जाया जा सकता है, हाँ, वो बच्चा खुद उस डर की वजह से डर पीछे पीछे होता है, वो आगे लग के भाग रहा होता है, और गुज़श्ता डरा दिया जाता है। जब मैट्रिक का रिजल्ट आया था उसकी वजह से भी ये केसेस देखने में आए कि बहुत सारे बच्चे इस खौफ से, जो कि वालिदैन को ना बताएं कि इनके नंबर्स कम आए, और बचने के डर से कोई गोली खा लेता था गंदम वाली, कोई कुछ कर लेता, कोई खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये सिलसिला, इसे चेंज लाने की जरूरत है ना, ये चेंज क्यों नहीं माशरे के अंदर लाया जा रहा है? जी, आप सही कह रहे हैं। उसमें यही है कि अवेयरनेस की जरूरत है। डेफिनेटली आप कॉलेजेस के लेवल पे भी, ठीक है, फिर सोशल लेजिस्लेशन का भी रोल है इसके अंदर। और सेकेंडली मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप ये देखें कि जब बच्चे विक्टिमाइज्ड होते हैं, मल्टीपल टाइम होते हैं, तो इनिशियली शायद वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन जब वो एडोलेसेंस में या यंग अडल्टहुड में आते हैं, ठीक है, जैसे आपकी एज में आ जाएं, इनकी एज में आ जाएं, देन दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन फॉर्म ऑफ सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, बीमारियों, नफ्सियाती बीमारियों की सूरत में
उनके मसाइल सामने आते हैं, जैसे उनको PTSD हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा है ना बेसिकली कि उनको थ्रेट रहता है ऑल द टाइम, तो उनको वो फ्लैशबैक्स होते रहते हैं और साथ में और सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, एंड स्ट्रेस कैन प्रेसिपिटेट एनी काइंड ऑफ इलनेस, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ज्यादातर तो यही देखा गया, इवन वो बच्चे या वो लोग जो इस चीज का विक्टिम बनते हैं वो खुद ड्रग यूज स्टार्ट कर देते हैं समटाइम्स टू गेट रिड ऑफ देयर ओन मेंटल स्टेट्स एंड फ्लैशबैक्स। और फिर पर्सनैलिटी के इश्यूज आ जाना, हो सकता है जो एक विक्टिम रहा हो वो फिर मुआशरे में आगे जाके दोबारा से इस तरह के एक्ट स्टार्ट कर दे, ठीक है, एंड दे डोंट लर्न द अप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्रेस देयर इनर फीलिंग्स, ठीक है। और आप ये कहें कि इवन सेक्सुअल डिजायर्स को भी फुलफिल करने के मुआशरती लिहाज से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लर्न ही ना कर सकें उस चीज को, और वो चूंकि विक्टिमाइज्ड रहे और फिर आगे उसी चीज को ट्रांसमिट करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुनीबा भी हमारे साथ मौजूद है। मुनीबा, जो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं उनके हवाले से क्या कानून है, और जो शख्स नशे के साथ पकड़ा जाता है उनके हवाले से क्या कानून है, और जो शख्स नशा बेचता है उनके हवाले से क्या कानून है, इस हवाले से बताइएगा। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज पे भी रोशनी डालिएगा कि क्या तफ्तीश के मामला हमारे शहर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बेहतर हैं, क्योंकि यहां पे पुलिस को किसी हद तक पता होता है, मालूम होता है कि कहां पे मंशियात फरोश की जा रही हैं, और वहां से अगर किसी शख्स को पकड़ भी लिया जाता है, अगर किसी पे 9C बना भी दी जाती है, तो उससे पहले अगर तफ्तीश में वो सेटल डाउन कर लेता है, तफ्तीशी को कुछ दे मुकमुका कर लेता है, तो काफी हद तक मामला बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल मामला पता होते हैं कि कहां पे जाके इनकी बेल हो सकती है और कहां पे बेल खारिज होगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये 9C के केसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटी में और ये चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी, हालांकि इसमें बेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सम केसेस में इनमें भी बेल हो जाती है। उसकी रीज़न यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो साथ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आप देखें कि हमारे जो है ये पुलिस कल्चर जो है ये बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, उसमें रिश्वतखोरी है, ठीक है, वो पैसे लेते हैं, उसमें अपनी जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर करवा देते हैं। जब कोर्ट्स के पास जब इस किस्म की एविडेंस आ जाएंगी तो उस बेस पर जो है वो उनकी बेल हो जाती है। अब 9C में जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, इसकी पनिशमेंट, लेकिन उसमें भी उसको जो है वो बेल दे दी जाती है, उसको रिलीज कर दिया जाता है। इस वजह से जो है वो केसेस की रेशो जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और मैं इसके हवाले से ये कहूँगी कि इसमें जो सबसे पहले जो है वो लेक ऑफ एजुकेशन है। जब तक हमारी सोसाइटी में लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा, उनके पेरेंट्स जो है वो अपने चिल्ड्रन को जो है, बच्चों को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे इस बारे में कि बेटा ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये नहीं है, तो फिर वो इस किस्म की जो है वो हरकत में जो है वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जब उनको गाइड ही नहीं किया जाता, पेरेंट्स अपनी जो लाइफ में है वो बिजी हैं, बच्चे जो हैं वो जो कर रहे हैं ठीक है, ये सोशल मीडिया जो है इस पर जो है बहुत ज़्यादा आप देखें कि आप ये ड्रामाज वगैरह देख लें, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो नशावर अशिया है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर दी जाती हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी ये एक फैशन बनता जा रहा है। लोग इसको, सिगरेट नोशी है उसको एक फैशन के तौर पर यूज कर रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ी महारत है, बहुत बड़ी स्किल है। कॉलेज के लड़के लड़कियां अक्सर औकात देखने को मिलता है कि वो पैशनेट शो करने के लिए अपने आप को सिगरेट पी रहे हैं, हालांकि कंपैटिबल भी नहीं बैठती। बिल्कुल ऐसे ही, अब अपने आप को एक फैशन के तौर पर शो करने के लिए कि हमारे हाथ में सिगरेट होगी तो हम बहुत, यानी कि जी अच्छे लगेंगे, बहुत अपने आप को वो फील करते हैं, ऑनर फील करते हैं। हालांकि ये एक गलत हैबिट है जिसको जो है वो रोकना बहुत ज़रूरी है। इसमें पेरेंट्स की गाइडेंस, टीचर्स जो हैं उनको गाइड करना चाहिए बच्चों को कि ये जो अशिया है नशावर, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी अशिया से जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा जो नशा है जिसमें शीशा टाइप है वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से मैं ये कहूँगी कि इसमें जो है ना नशावर कोई भी अशिया है उसको टोटली बैन कर देना चाहिए। जब ये बैन होगा तो इस किस्म की जो है वो हरकत में लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि जब इंसान अपने हवास में नहीं रहेगा, अब शराब जब इंसान पी लेता है तो उसको कोई पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। उसकी वजह से भी ये रेप केसेस हैं, इन केसेस में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है लोग इन केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब रिसेंट बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं, जैसे ये मोटरवे का केस सामने आया है, इसमें भी
उन्होंने पहले डकैती की, बाद में उसके बच्चों के सामने उसके साथ लेकिन जो सिक्योरिटी अदारे क्यों इस कदर पीछे हैं? इन तमाम तर लोगों को या तो पकड़ने में नाकाम होते हैं, पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस तरह से उनके खिलाफ दफाज नहीं लगाई जाती जिस तरह से उनके ऊपर लगनी चाहिए। अगर वो मुकम्मल दफात लगी हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोर्ट से जल्दी अपनी जान छुड़वा सकते हैं। दफात भी लगाई जाती हैं, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि जब इन्वेस्टिगेशन में जो है उसको बंदे को जो है वो इस किस्म की उसकी रिपोर्ट तैयार कर दी जेर जाती है। जबर करने की भी अगर मिस्टेक हाँ जी। इन्वेस्टिगेशन में हो जाए तो वो भी आपकी बेल को कंफर्म कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसकी ग्राउंड पर जो है वो बेल हो जाती है, जो कि गलत है, और हमारे इसमें अपने ही हमारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, पुलिस जो है उसका बहुत ज्यादा रोल है। क्योंकि कोर्ट में जो जजेस साहिबान बैठे हैं उन्होंने तो इंसाफ करना है, और इंसाफ उन्होंने मुशाहिदात और हकायक की बुनियाद पे करने होते हैं, जो आपके पास सबूत मौजूद होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मौजूद होती है, जो FIR मौजूद होती है, वो तमाम तर सूरत-ए-हाल को देखते हैं और उनको मद्देनजर रखते हुए वो फैसला सुनाते हैं। लेकिन अगर वो रिपोर्ट्स ही गलत उन तक पहुंचाई जाती हैं तो इसके मुर्तकिब वो पुलिस अफसरान या मुतलका तफ्तीशी होता है जिसने ये मामलात में जो है वो गड़बड़ की होती है, जिसकी वजह से वो शख्स रहा हो जाता है। तो इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ समरीन मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। समरीन, आखिर क्या बात है कि बच्चे और नौजवान नस्ल आजकल नशे की तरफ अपना रुझान जो है वो लेके जाती हुई नजर आती है? एक्टिविटीज जो हेल्दी एक्टिविटीज होती हैं उनकी तरफ कम जा रहे हैं और नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। एहसास कमतरी है क्या जो उनको इस तरफ लेके जाती है, या फिर हमारा मुआशरे की स्ट्रेस से, नौकरी ना मिलना, घर की तरफ से लड़ाई झगड़े, इस तरह के बहुत सारे मामला पेश आते हैं बच्चों के साथ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, नौकरी मिलने वाली स्टेज तो मैं समझती हूँ कि हम बाद में डिस्कस करें। ये तब स्टेज थी जब आज से 15-20 साल पहले की बात करें कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन करंटली जो चीज़ है, अगर हम बच्चों की बात करते हैं या ऐसे बच्चे जो बुलोगत में दाखिल होते हैं, एडोलेसेंस में एंटर होते हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि कुदरती तौर पे भी आप देखें, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको सर्च कर रहे होते हैं, और एक रोल कंफ्यूजन आ जाता है उनके अंदर, और उससे सेल्फ स्टीम लो हो सकती है। मतलब इफ दे वांट लिबर्टी, और हम लोग समटाइम्स कुछ एक ही घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, एक 5 साल का है, एक 10 साल का है, एक 15 साल का है, हर एक की नीड अपनी एज और स्टेज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा जो 12-13 साल का है, ठीक है, उसके सोचने का अंदाज और उसके अंदर चूंकि एक हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, बॉडीली चेंजेस आ रही हैं, तो उसको लिबर्टी रिक्वायर्ड है। समटाइम्स उसकी एनर्जी जो है वो उस तरह से चैनलाइज नहीं होती है, उसको हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया ही नहीं जाता है। हमारे यहाँ अब आप देख लें कि सोशल मीडिया पे बच्चे गेम्स खेल रहे होंगे, PUBG खेल रहे होंगे, माइनक्राफ्ट खेल रहे होंगे, दूसरी गेम्स खेलेंगे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ का रोल जो है वो कम हो गया है। लेकिन एनर्जी का लेवल जो है वो इस एज में फुल्ली आपके टीन एज में सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया है कि एक फैशन है, ठीक है, बच्चों में इस एज में जब आप कहें कि आइडेंटिटी के लिए वो एक पावर चाह रहे होते हैं, तो दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एज वेल, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उनमें क्यूरोसिटी लेके आती हैं। बट देयर इज़ अ नीड कि हम अवेयरनेस और एजुकेशन जनरेट करें, स्कूल, कॉलेजेस, और हम लोग करते भी हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग ड्रग डिपेंडेंस के ऊपर या इसके क्या नुकसानात हैं फिजिकल हेल्थ पे, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, आप ये देखें कि अगर नशे का हर एक की इम्यूनिटी, हर एक के आप ये कहें कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स डिफरेंट हैं। अगर कोई पर्सन एक दफ़ा भी एक नशा इस्तेमाल करता है, कोई भी नशावर चीज़ इस्तेमाल करता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो आप ये कहें कि ये जो आइस है ये तो वैसे ही बहुत डेंजरस है, इस तरह का नशा है, बाकी चीज़ें अगर स्लो डाउन करती है तो ये एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। समटाइम स्टूडेंट्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं, बट जब आप सोचें कि 4-5 दिन अगर कोई नहीं सो सकता तो उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी, उससे बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां जो हैं वो ट्रिगर होती हैं, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस हो जाता है, डिप्रेशन हो सकता है, फिजिकल हेल्थ जो है उसके ऊपर लिवर पे इम्पैक्ट, ठीक है, आप कहें कि हार्ट के इश्यूज, कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं, और आप ये कहें कि दूसरा थ्रॉट इन्फेक्शन, ठीक है, कैंसर हो सकता है, और किडनीज हो सकती हैं, तमाम तरह किडनीज, एवरीथिंग,
ठीक है, एवरीथिंग कैन बी इफेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में शायद इतनी ज़्यादा इनिशियली ही नहीं बताया जाता है, जिस तरह से मैंने बात की कि पेरेंटिंग इज़ अ जॉब बेसिकली डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंगली। स्कूल्स में तो इस तरह के भी सेमिनार्स हम लोग जनरेट करते हैं जिसमें डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली बच्चों की नीड और उनकी स्टेज के अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को गाइड किया जाए कि वो कैसे उनके साथ कैसा टाइम स्पेंड करें और किस तरह से उनको जो है वो आगे लेके चलें। बाकी ये है कि आप देखें कि कंपनी बहुत मैटर करती है कि बच्चे की कंपनी पे नज़र रखें, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो क्यों इतना अकेला आइसोलेटेड रहता है, इस तरह की मतलब टाइम क्यों स्पेंड कर रहा है। पेरेंट्स शुड नो कि वेयर देयर चाइल्ड इज बेसिकली। और आजकल ये है कि पार्टी मीन्स के बर्थडे पार्टी, और बर्थडे पार्टी में मतलब मेरे पास जो लोग आते हैं, ठीक है, एडोलेसेंस में यूथ से रिलेटेड जिनके इश्यूज हैं वो बड़े ओपनली डिस्कस करते हैं और बड़े प्राइड से डिस्कस करते हैं। देन वी एजुकेट देम, ठीक है, कि इसके नुकसानात क्या हैं और आप कहाँ पे जाओगे व्हेन यू विल बी डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है। और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का प्लस आप ये कहें कि लेजिस्लेशन का तो उनको कोई आप ये कह सकते हैं कि फियर होता नहीं है इस तरह से, ठीक है, कि अगर हम वो भी, लेकिन हम लोग तो करते हैं, हमारा रोल है कि हमने उनको फिजिकल से लेके साइकोलॉजिकल से लेके सोशल से लेके हर एस्पेक्ट उनको समझाना भी है, बताना भी है। प्लस जिस तरह से हमारा टॉपिक है, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज, इफ वी सी मोस्ट ऑफ द केसेस इन आवर कल्चर और पॉपुलेशन, ठीक है, दे आर बीइंग विक्टिमाइज्ड इन चाइल्डहुड, ठीक है। जैसे हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनके साथ एक 1-to-1 एक जब रिलेशन बिल्ट अप होता है, दे टेल अस। आप ये देखें कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स को इतना विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि हमारे अपने बच्चे अपने ही रिलेटिव्स में, ठीक है, अपने ही घर में रहते हुए अपनी ही चार दीवारी में अपने ही लोगों में, कोई मेड हो सकती है, कोई क्लोज रिलेशन हो सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट, ठीक है। हमने बच्चों को सुपरवाइज करना है, ठीक है। अगर हम खुद नहीं कर सकते हैं तो उनके पास किसी ऐसे पर्सन को होना चाहिए जो बहुत क्लोजर है, चाहे वो टीचर से पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ट्रस्ट के साथ साथ एक आप कहें कि ऐसी शेर की आंख से आप कहें कि देखने वाला पेरेंट्स का जो है ना करंटली वो फोकस होना चाहिए, रादर देन कि वो कहीं पे बैठे हैं और लोग जो हैं वो अपनी हैबिट से बाज नहीं आते, ठीक है। इसमें हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी हैं, ठीक है, इसमें हमारे एजुकेशनल सेक्टर के लोग भी हैं, दे इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ। बिल्कुल, हमें बच्चों पे नजर रखनी चाहिए और इसके साथ साथ ये देखना चाहिए कि उनकी फ्रेंडशिप सर्कल किस तरह का है और अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, सोहबत उसकी बेहतर है, क्योंकि अगर आपकी बच्चे की सोहबत खराब है उससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। मुनीबा हमारे साथ मौजूद है। मुनीबा, बहुत सारे केसेस जैसे आप बता रही हैं, नो डाउट रिपोर्ट हो भी रहे हैं और हर साल इसकी शराब बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। वालिदैन जो बच्चों के होते हैं उसी डर से रिपोर्ट नहीं करवाते कि उनकी मुआशरे के अंदर तज़हीक होगी और तनज़ली का सामना करना पड़ेगा उनको और सख्त अल्फाज जो हैं वो माशरा उनके ऊपर कसेगा। इसी वजह से वो थाने कचहरी तक जाना पसंद ही नहीं करते और अपनी इज्जत को घर के अंदर ही लेके महफूज हो जाते हैं। ये भी तो एक पार्ट है हमारे मुआशरे का, ये भी तो सामने लाना चाहिए अवाम के। आप क्या समझते हैं, उन लोगों को बाहर निकलना चाहिए, थाने तक आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं इसके बारे में यही कहूंगी कि अगर वो लोग चुप करके बैठ जाते हैं घरों में अपनी रिस्पेक्ट की वजह से या इन मामलात की वजह से कि हमको थाने कचहरी में जाना पड़ेगा, कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे इंसाफ के लिए, उनको बिल्कुल आना चाहिए। इस तरह के लोगों को ही तो मौका मिलता है कि वो नेक्स्ट फिर इस तरह की हरकत करते हैं, इन केसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो लोग खामोश हो जाते हैं इनको बिल्कुल भी खामोश नहीं होना चाहिए, बताना चाहिए। माशरे में इसी वजह से मेरे ख्याल से केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ये जो लोग हैं इस तरह करते हैं, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट इससे मजरूह होगी, हम कचहरी में चक्कर लगाएंगे, हमसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए जाएंगे, बेटी के बारे में पूछा जाएगा, हमारी रिस्पेक्ट खराब होगी। ये जो है ये वो गलत करते हैं, अपने साथ भी गलत करते हैं और वो जो पर्सन जिसने ये हरकत की होती है बल्कि वो उसको बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है और वो फिर एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह, वो बहुत ज़्यादा ऐसे जो है वो बढ़ता जाता है, उसको हौसला मिलता जाता है। आप किसी हद तक ठीक कह रही हैं, लेकिन किसी हद तक जो सवाल आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो मुद्दई पार्टी है उनकी तरफ से, वो भी उस मामले में ठीक है कि सवालात जब मर्द कांस्टेबल से या मर्द तफ्तीशी से
इस तरह के किए जाएंगे कि एक लड़की से पूछा जाए क्या मामला पेश आए, कितने लोग थे, किस तरह से पेश आए, ये मुनासिब नहीं है। अगर इसके लिए हमें वुमेन जो एम्पावरमेंट है उसको बढ़ाना होगा, थानों वुमेन्स की जो पुलिस वाली लड़कियां हैं उनकी तादाद को बढ़ाने की जरूरत है, तफ्तीशी को बढ़ाने की जरूरत है। ये सुनने में आता है कि फैसलाबाद में एक ही SHO है वुमेन्स की, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? पुलिस जो नजर नहीं आती खवातीन के हवाले से। मैं इसके हवाले से ये कहूंगी कि बिल्कुल एक अलग से इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो फीमेल्स की इन्वेस्टिगेशन करे। फीमेल की इन्वेस्टिगेशन पूरे फैसलाबाद में जहां पे भी रिपोर्ट हो वहां पे जानी चाहिए, फीमेल्स के वहीं पर ही जानी चाहिए, फीमेल्स के पास ही इनकी रिपोर्ट होनी चाहिए, ना कि किसी मेल के पास। वो मेल ना फिर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस करते हैं, वो फिर अपने शर्मिंदगी से कई लोग वहां से भी घर जाते हुए नजर आए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि लोग जो है वो आते हैं, लेकिन वो जब इन सवालात का जब उनको सामना करना पड़ता है तो वो पीछे हट जाते हैं इन केसेस से कि नहीं हम इन सवालात का सामना नहीं कर। वैसे आपको नहीं लगता कि इस कानून में थोड़ा चेंज की जरूरत है? ये सवालात जो पुलिस अफसर करता है, ये अगर फीमेल डॉक्टर जिसके पास उसकी रिपोर्ट हो वो अगर करे तो बेहतर नहीं है? बिल्कुल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। हमारे बहुत से ऐसे लॉज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मेडिकल जो है उसमें उन्होंने तो जस्ट एक रिपोर्ट जो है भिजवा देनी होती है, उन्होंने कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करना होता। उनके सामने जो आपके फीमेल की या मेल की जो भी DNA टेस्ट करवाया गया है, कुछ भी करवाया गया, तो उसकी उन्होंने रिपोर्ट एक इन रिटन फॉर्म जो है वो सबमिट करवा देनी होती है। उन्होंने कोई अच्छा, इतने गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं इनकी, तो इनको चाहिए कि खास तौर पे थानों के लिए इस तरह के मामलात के लिए कोई फीमेल डॉक्टर जो है उसको हायर करें, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसका मुख्तस कर दिया जाए कि इस टाइम पे ये हर रोज थाने आया करेंगी 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। तो जितने इस तरह के केसेस होते हैं बैठ के अगर उनको वो सुन लेती हैं तो मेरा ख्याल है एक फीमेल ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी तफ्तीश कर सकती है, उससे बेहतर जिस तरह से मर्द कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, फीमेल तो है वो बेजारी बात है। फीमेल ने एक फीमेल से जब क्वेश्चन करना है तो उनमें एक हेजिटेशन नहीं रहेगी, एक डर और खौफ नहीं रहेगा। जब एक मेल फीमेल से क्वेश्चन करेगा इस किस्म के, तो वो जारी बात है वो फीमेल जो है वो थोड़ी सी डिप्रेशन का भी शिकार होगी, उसको डर भी होगा कि पता नहीं। और सम केसेस ऐसे भी रिपोर्ट्स हुए हैं कि फीमेल जो है वो जब थाने में गई हैं तो वो अपनी तफ्तीश करवाने गई हैं और उसी थाने में उनके साथ दोबारा वही एक्ट जो है वो किया जाता है। ये केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जो ये पुलिस है इसके लिए भी एक सख्त कानून बना देना चाहिए कि वो एक अपनी लिमिट्स में रहकर जो है वो तफ्तीश करें, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको डील करें, ना कि उनके साथ बदतमीजी करें, उनके साथ मिसबिहेव करें, उनके साथ। लेकिन मुनीबा दूसरी तरफ से ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे वाकयात भी देखने के आए कि खवातीन कुछ ऐसी होती हैं जो कि दूसरे शख्स को जलील करने के लिए झूठा केस करवाने की कोशिश करती हैं। नहीं, उनको भी हमें हाईलाइट करना चाहिए, जहां हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव जो है ना वो एस्पेक्ट वो तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन मोस्टली जो केसेस हैं वो इस किस्म के रिपोर्ट हुए हैं, हमारे सामने आए हैं, क्योंकि हमारा तो डेली का ही ये काम है ना। और अक्सर ये सुनने में आता है, बल्कि पिछले दिनों एक ये काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था SHO वाला जो मैटर था कि उसने जो है वो औरत अपनी रिपोर्ट करवाने आई तो उसके बाद जो है उसके साथ उसने मिसबिहेव किया और उसके साथ उसको टॉर्चर करके सारा कुछ किया गया। मेरे ख्याल से जो है इनके लिए स्ट्रिक्टली एक्शन इनके लिए भी होना चाहिए, ना कि इनको जो है वो आप लूज कर देंगे। मतलब गुनाह का जो मुर्तकिब हो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजिम हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई सियासतदान हो, कोई आम आदमी हो, किसी को किसी किस्म की छूट जो है इस मामले के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मुनीबा बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए, आपने कानूनी हवाले से बहुत रहनुमाई की हमारी। समरीन हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है? आज सर्द हवाएं चलेंगी या अभी भी लू का राज ही शहर फैसलाबाद पे रहेगा?
बारिश कब बरसेगी, ये सवाल है तमाम फैसलाबाजियों का, क्योंकि अब मौसम में जैसे इंसान अपनी तबीयत में चेंज चाहता है, अब मौसम के अंदर भी चेंज तमाम शहरी जो हैं इस वक्त चाह रहे हैं। और उनका कहना है कि गर्मी बहुत होगी, अब सर्दियों की तरफ आया जाए और सर्द हवाएं चलना शुरू हों, ताकि शहर फैसलाबाद भी, यहाँ के लोग भी, यहाँ के बासी भी मौसम को एंजॉय कर सकें। आज मौसम कैसा रहेगा देखते हैं टुडेज वेदर में। चलें जी, आज वेदर जो है खास तौर पे फैसलाबाद के वेदर के हवाले से जानते हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासब तकरीबन 76% रहेगा। और महकमा मौसमियात की तरफ से एक खुशखबरी जो है वो शहर फैसलाबाद के लोगों को सुना दी गई है, वो ये है कि अब शहर फैसलाबाद के अंदर आज बादलों का राज रहेगा। काली घनघोर घटाएं अपनी आगोश में फैसलाबाद को लेंगी। अब वो बरसेंगी या नहीं बरसेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारा आपको मशवरा है जनाब कि अपनी चाय की जो कप से चाय के वो तैयार कर लें, क्योंकि जैसे ही हसीन मौसम होता है फैसलाबाद के अंदर तो यहाँ के लोग बड़े चस्कोरे हैं, और चस्कोरे लोग जो हैं वो फिर घरों के अंदर गर्मा गर्म चाय के साथ चिप्स भी बनाते हैं, पकौड़े भी तैयार करते हैं, और इसके साथ साथ बाजार से समोसे भी मंगाए जाते हैं, और अपने मौसम के मजे को मनपसंद खानों के साथ दुबाला किया जाता है। तो उम्मीद है कि जनाब आज का मौसम आपके लिए खुशखबरी लेके आएगा, एक अच्छा मूड जो है आपका बनाएगा। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि जनाब अब गर्मी चले जाए और सर्दी आ जाए, क्योंकि गर्मी ने काफी हद तक शहरी जो है वो परेशान कर रखे थे, खासकर बाइक्स पे सफर करने वाले शहरी काफी परेशान थे। लेकिन अब रात के वक्त तो मौसम जो है वो चेंज होता हुआ नजर आता है, ठंडी हवाओं का राज आहिस्ता 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 बढ़ता चला जा रहा है शहर के अंदर। तो जनाब अब शहर फैसलाबाद की भी बात कर लेते हैं। हमारे शहर के अंदर आजकल एक हॉट केक टॉपिक बना हुआ है, वो ये है कि तंजीम साजी जो की जा रही है वो किस तरह से की जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों के अंदर एक मौजू है जो कि मीडिया की और सोशल मीडिया की जीनत बना रहा, वो तलाल चौधरी साहब के हवाले से, जो कि साबिक वजीर मुमलिकत हैं, और आयशा रजब जो कि MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कुछ वाकया इस तरह से पेश आया कि रात के औकात में तंजीम साजी के लिए तलाल चौधरी को बुलाया गया, उनकी जुबानी यही कहना था उनका, और तकरीबन 2 बजे जो है वो आयशा रजब जो कि अब्दुल्ला गार्डन में उनकी रहायश है वहां पे गए। अब वहां पे अंदर क्या मामलात हुए, क्या बात हुई जिसकी वजह से लड़ाई तक बात पहुंच गई, और आयशा रजब जो उनके बेटे रोशान और उसके साथ साथ जो उनके भाई वहां पे मौजूद थे, कुछ तलख कलामी उनके साथ हुई, और तलख कलामी के बाद तलाल चौधरी साहब की खूब दुर्गत उन्होंने बनाई और बाजू जो है उसे फ्रैक्चर कर दिया गया, जिसके बाद मुतलका थाने को फोन भी किया गया। तलाल चौधरी क्योंकि अकेले थे उस वक्त, बाद में कासम फारूक जो हैं डिविजनल तो नहीं, जो जिले सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी मौका पर पहुंचे और तलाल चौधरी को वहां से लेके गया। मामला क्या पेश आए ये अभी तक किसी हद तक मुकम्मल तौर पे अवाम को और मीडिया को नहीं पता चल पाए। अब तो ये उन दोनों में से किसी के साथ बात होगी तो पता चलेगी। लेकिन तंजीम साजी के हवाले से आज हमने खास तौर पे दावत दे रखी है अब्दुल रहमान को, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। रहमान साहब बताइएगा कौन सी तंजीम साजी है जिसमें हड्डियां तोड़ी जाती हैं? अनान, ये एक ऐसा मौजू है कि जिसपे सबसे ज्यादा जो अभी बात हो रही है, 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक इस सिलसिले में किसी भी किस्म की जो यहाँ पर क्लैरिटी है वो सामने नहीं आ सकी। 2 फरीक़ैन हैं इसमें और दोनों ही गायब हैं। जो एक तो MNA आपने बताया शहराजा बलोच, एक जो साबिक MNA मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ पर दाखिला के तलाल चौधरी, ये दोनों ही मंजरेआम से गायब है। ना तो पुलिस उन्हें ट्रेस कर पा रही है, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पुलिस की जानब से बनाई गई है जो हकाइक का खोज लगाएगी, एक PMLN की जानब से बनाई गई है, वो दोनों की रीच में नहीं आ रही। जो अब असल बात है वो दोनों फरीक़ैन बता सकते हैं। ये अंदाजे हैं क्योंकि जो सबसे पहला जो बयान जारी किया गया था तलाल फैमिली की जानब से कि वो सीढ़ियों से गिर के ज़ख्मी हो गए हैं, ये चलाया भी गया था क्योंकि एक जो मोतबर फैमिली, मोतबर बंदे ने एक बयान दिया तो मीडिया की जानब से चला दिया गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद कुछ वीडियोस रिलीज़ हुई जिसमें ये वाज़े लग रहा है कि यहाँ पर तलाल चौधरी का बाजू सीढ़ियों से गिर के फ्रैक्चर नहीं हुआ, बल्कि जो उनकी टूट फूट है वो किसी ने की है, और वो मुबैना तौर पर जो उनका घर बन रहा है MNA आयशा रजब बलोच का, जो कि अपने घर पर मौजूद नहीं है, जो नंबर उनका आ रहा था घर का वो भी उस वीडियो में मौजूद था, जिससे ये भी क्लैरिटी हो जाती है। गेट भी उनका
कि वो सारा कुछ फिर जो वहाँ पर गार्ड्स ने देखा उनके मुताबिक जो वकूआ बनता है वो यही बनता है कि जो इनकी कुछ पर्सनल मामलात पर लड़ाई हुई और वो ऐसी सूरत इख्तियार कर गई कि जिसमें उन्हें काफ़ी जो है वो फैंटी लगाई गई, उनका बाजू भी तोड़ दिया गया। लेकिन आयशा रजब का तो इसके ऊपर ट्वीट भी आया, उनका कहना है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, तो इस तरह के मामला मीडिया के ऊपर हाईलाइट नहीं करने चाहिए। लेकिन सूरत हाल इसके कुछ बरक्स नजर आती है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हनान देखिए, ये 23 और 24 सितंबर की दरमियानी रात का वाक़या है। इस बात को भी कई दिन गुजर चुके हैं। सबसे बेहतर ये चीज़ थी कि जब इन्होंने पुलिस दोनों ने अलग अलग पुलिस बुलाई तो उसको अपना मौक़िफ़ देते, FIR देते, उसके बाद जो है फैसला हो जाता और अपना एक एक बयान जारी कर देते, कोई वीडियो बयान हो जाता, कोई ट्वीट हो जाती, तो इस तरह से जो है वो एक हाइप क्रिएट ना होती। सबसे ज़्यादा जो मसला ये बना कि दोनों फ्रीकैन ताहाल अपनी जो चुप तोड़ने पर तैयार नहीं है। कुछ सीनियर पार्लियामेंटेरियंस की जानब से इनकी सुलह तो करवा दी गई, लेकिन बहरहाल ये क्या वाक़या है वो सामने ताहाल नहीं आया। अभी लोगों को ये पता है कि वहाँ पर उनकी लड़ाई हुई, किसके साथ हुई, क्या वाकई ही आयशा रजब बलोच के भाई थे, कोई और बंदा था। ये देखें, जब तक फ्रीकैन नहीं बताएंगे कैसा पता चलेगा कि स्कूटी वालों के साथ लड़ाई हुई है, रिक्शे से गिरे हैं, क्या हुआ, सीढ़ियों से गिरे। रियल में भी अगर सीढ़ियों से गिरे हैं तो इसको बयान करने में किस चीज़ का जो अमर मान्य है, क्योंकि तलाल चौधरी आप जानते हैं कि कितने वोकल हैं, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं जब वो हुकूमत में थे। अभी 2 साल में भी उन मीडिया टॉक शोज़ में किस तरह से जो वैसे अब्दुर्रहमान की तो ज्यादती गई है कि घर बुला के किसी शख्स को इतना मारा पीटा जाना कि फ्रैक्चर हो जाना, और ऊपर से तलाल चौधरी अकेले थे। उनके घर में कितने लोग थे, कितने नहीं थे, अब ये तो तलाल चौधरी साहब बता सकते हैं। लेकिन हत्तकुल इम्कान कोशिश की गई है कि मीडिया से हर बात को छुपाया जाए। सच्चाई जो है वो छुपी नहीं रहती है, कभी सामने आ ही जाती है। वीडियोज अगर ना थी इनकी तरफ से तो यही कहा गया था कि फ्रैक्चर जो हुआ है वो सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुआ है। कुछ खानदानी जरा का ये कहना था कि वॉशरूम में नहा रहे थे, उसकी वजह से गिर गए हैं, उसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन असल बात कुछ और ही थी। तमाम लोगों को पता तो था, क्योंकि जब पुलिस के लिए 15 पे कॉल की गई थी, 15 पे कॉल तलाल चौधरी और आयशा रजब दोनों की जानब से की गई थी, और ज्यादा वक्फा नहीं था, ड्यूरेशन जो थी वो ज्यादा टाइम की नहीं थी, टाइम लाइफ ज्यादा नहीं था। और इसके बाद जब पुलिस मौका पर पहुंची तो पुलिस की जानब से भी तलाल चौधरी के साथ गुफ्तगू की जा रही थी, और वीडियोस के अंदर ये देखा जा रहा था कि अंदर से यानी आयशा रजब के घर से कोई भी बाहर आके अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर रहा था। और दूसरी जानब जब ये लाहौर के अंदर ज़ेरे इलाज थे, वहां पे भी मीडिया से ग्रेज किया बात करने से, और ये भी सुनने में आ रहा था राय के मुताबिक कि बिल दिए बगैर हॉस्पिटल का वहां से निकल गए ताकि मीडिया का सामना ना करना पड़े। अब सूरत हाल अंदर की ये है कि जराए का ये भी कहना है कि सुलह भी दोनों की हो गई है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सुलह दोनों के मबैन होगी? सनान, ये बिल तो अस्पताल वाले बता रहे हैं कि इन्होंने पे कर दिया, शायद बाद में कर दिया, वो पहले निकल गए हों, क्योंकि उन्हें ये भी डर था कि ESP की टीम में जो यहाँ पर उनकी फैक्ट फाइंडिंग के लिए आ रही हैं उससे पहले वो निकल गए, बाद में बिल पे हो चुका था। तो ये जो अपने सुलह की बात की, सुलह तो उसी रात इनकी हो गई थी। उसी के बाद इन्होंने जो FIR है उसका अंदराज भी नहीं करवाया, कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी। लेकिन अब मसला ये है कि सुलह तो हो गई, लेकिन ये दोनों कोई आम अफराद तो है नहीं कि इनके दरमियान। अच्छा अब्दुर्रहमान, आपकी गालबन फोन पे आयशा रजब से बात भी हुई थी, जब उनके साथ गुफ्तगू आपकी हो रही थी, उनके लहजे से क्या महसूस किया आपने? वो हो जाता है ना, कुछ थोड़ा बहुत पता चल जाता है, और उनका कहना क्या था इस वाक़े के मुतालिक? हनान, आयशा रजब और उनके भाई की जो मुसलसल राब्ते में रही, बात होती रही, क्या उन्होंने सबसे पहले तो डिनाई किया था कि ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। तब तक वीडियो जो है वो जारी नहीं हुई थी। तब तक उनका कहना था कि ये सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा है कि मंसूबे के तहत, और ऐसा कुछ भी कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पर। उसके बाद जो ही वीडियो जारी होती है तो फिर उसके बाद ये तमाम कॉन्टैक्ट नंबर बंद हो जाते हैं, और यहाँ से ये फैमिली भी जो किसी और शहर में शिफ्ट कर जाती है। पहले बताया गया सरगोदा गए, इस्लामाबाद गए, कल जो मेरी बात हुई है कल बता रहे थे कि ये लाहौर में है अभी ना। तो ये मतलब पार्टी ने इनको बुलाया हुआ था कि ताकि आइडिया लगाया जा सके क्या हुआ, क्योंकि ये देखें पार्टी की भी बड़ी बदनामी है। तो इसमें पहले तो ये बड़े दोनों है भी आला पाए के लीडरशिप के साथ जो है राब्ते में है, और ये नहीं कि आम MP MNAs हैं, इनके डायरेक्ट अपनी लीडरशिप के साथ राब्ते। मोस्टली MP MNAs होते हैं ना, उनकी डायरेक्ट जो है वो रसाई नहीं होती उन तक, तो इसलिए उन्होंने देखा होगा कि मामला को बैठ के ही सुलझा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और जैसे ही मीडिया आयशा रजब के घर पे भी पहुंची, आयशा रजब वहां पे मौजूद नहीं थी, और ये सुनने में आ रहा था कि सरगोदा की तरफ वो रवाना हो चुकी हैं। और दूसरी जानब जो वहां पे गार्ड्स मौजूद थे, कॉलोनी के बाहर जो मौजूद होते हैं,
उनकी जुबानी ये बात की गई कि जब तलाल चौधरी अंदर एंटर होने रात 2 बजे के करीब एंटर हुए वहां पे कॉलोनी में, तो उनको रोका गया और ये कहा गया कि मुतलका घर से फोन करवा दिया जाए, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, फोन नहीं करवाया और जबरदस्ती उनका कहना था कि कॉलोनी के अंदर आ गए और घर में गए। और जब फिर वहां पे मार कुटाई हुई तो बाहर आके उन्हीं गार्ड्स को पुकार रहे थे कि किसी तरह आके बचाया जाए। ये आखिरकार चल क्या रहा है? एक खिचड़ी है और फैक्ट फाइंडिंग्स जो हैं अभी भी कि एग्जैक्ट किस बात के ऊपर लड़ाई हुई। ये तो अभी कहा जा रहा है कि पहले कहा जा रहा था सीढ़ियों से गिरे, फिर कहा जा रहा है तंजीम साजी, और बाद में अब जो है वो तमाम तर सच्चाई को छुपाया जा रहा है। मसला आखिर में वो बात क्या है जिससे इस कदर हद तक बात जो है वो बढ़ गई कि लड़ाई तक पहुंच गई? इसका जवाब दूंगा आपसे रहमान साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान, आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से इस कदर लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर दी कि तलाल चौधरी के फ्रैक्चर हो गया, और जरूरी तौर पे ये किसी ना किसी वजनी चीज के साथ उन्हें मारा गया होगा, क्योंकि हाथ के साथ तो फ्रैक्चर नहीं किया जा सकता। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? हनान, कल एक तो मैं उधर सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान के डेरे पर था, उधर काफ़ी MPMNA से मुलाकात हुई, राना अफजल खान की बरसी थी, उधर भी सारे आए हुए थे। वहाँ पर यही बातें जो है वो डिस्कस होती रहीं। तो उसमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि इनकी लड़ाई 10-15 दिन पहले भी हुई थी, तो उसके बाद उनकी सुलह करवा दी गई। ये दूसरी लड़ाई थी जो मार कुटाई पे जो है वो ख़त्म हुई। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि इनके दरमियान कोई पैसों का तनाज़ा है, कोई मुश्तरका कारोबार करते थे। फिर इसी तरह से कुछ सोर्सेज का ये दावा था कि कोई तीसरा बंदा इस लड़ाई में मुलव्वस था। किसी का ये कहना है कि इनकी जो आयशा रजा बलोच के मुबैना तौर पर भाई और जो बेटे ने मारा है, कुछ गार्ड्स साथ में मिले हुए थे जिन्होंने मारा, ये अकेले थे। बाद में जो ज़िलाई सदर PMLN कासम फारूक आए, मौज़म फारूक, उनके भाई साबिक ज़िला कौंसिल के जो चेयरमैन रहे हैं वो आए। तो इस तरह से कई जो अभी तक जो है वो शुकूक व शुबात में ही ये कहानी है कि इनको किसने मारा, क्योंकि जो मारने वाले हैं वो खामोश हैं, जिसने मार खाई वो भी खामोश हैं। अब ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं क्या वाक़यातन ही पैसों का मामला था, कोई इनकी ज़ाती लड़ाई थी, कोई तीसरा बंदा मुलव्वस था, या कोई तंजीम साजी का मामला था। मतलब क्योंकि ये इनकी वीडियो से ये दावा सामने आता है कि ये तंजीम साजी के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ अच्छा, एक और चीज़ वीडियो में देखी जा सकती है गुजर साहब, आपने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। ये कहा जा रहा था कि मेरा मोबाइल लाया जाए, मोबाइल लाया जाए, तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी कि मुझे किस लिए बुलाया गया और क्या बात हुई जिससे लड़ाई हुई। बिल्कुल, मोबाइल घड़ी उसमें जो उनकी वीडियोस मारते हुए की बनाई गई। तो अभी हनान जो सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा है वो इसी पे हो रहा है कि जो मार कुटाई वाली वीडियोस हैं, अगर वो मंजर आम पे आ जाएं तो उससे भी जो क्लैरिटी है काफ़ी चीज़ों की आ सकती है कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मारने वाले कौन थे, क्यों मारा गया, कितना तशद्दुद हुआ। क्योंकि अब इन वीडियोस के पीछे जो तमाम मीडिया हमारे समेत वो लगा हुआ है, तो ये भी शायद कुछ दिनों में या कुछ घंटों में मंजर आम पे आ जाएं। जिस तरह से पहली वीडियोस जिनको डिनाई किया गया वो भी आ गई। तो अब ये मोबाइल से तो कॉल्स का रिकॉर्ड वाक़ता नहीं मिल सकता है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके घर की खवातीन ने मुझे बताया। जो वहाँ पे फ़िक्रेबाजी हुई है वो उससे जो आधी स्टोरी है वो लोग बना लेते हैं, बन भी जाती है कि इस तरह हुआ होगा, जो घड़ी उन्होंने उतारी है या मोबाइल छीना है या जो उनकी वीडियोस बनाई हैं। अब ये नहीं पता कि वो मार कुटाई। अच्छा, ज़राए के मुताबिक मोबाइल वापस मिल गया अभी कि नहीं? तलाल चौधरी की मोबाइल पे काफ़ी दफ़ा कॉल्स की हैं, अटेंड नहीं हुआ। ये मेरा नहीं कहना, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनका भी कहना है और MPMNA का भी कहना है कि उनके मोबाइल पे कॉल्स अटेंड नहीं हो रही। इससे ये भी लग रहा है शायद ना मिला हो, लेकिन अगर सुलह हो गई तो वो वापस मिल गया होगा, अंदाज़ा है। लेकिन तलाल चौधरी वो फ़ोन कम अज़ कम अटेंड नहीं कर। लेकिन अगर पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये कह दिया गया हो कि आपने अब कोई बात नहीं करनी, तो मोबाइल मिल भी गया हो, इसके बावजूद भी मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद वो तमाम तर हकायक जो हैं वो मीडिया के सामने लेके आएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है कि अब इन दोनों में से कोई भी आके बयान देता है मीडिया के सामने, सवालात इस कदर जन्म ले चुके हैं कि जिस भी सवाल का इन्होंने हाँ या ना में जवाब दिया, स्टोरी तो बनेगी बनेगी। हनान, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो स्पेशली जो शहबाज गिल है या जो उनके सूबाई चैप्टर के अच्छा, लोग आग की पहली चिंगारी जो साबित हुए ना वो शहबाज गिल हुए।
और उन्होंने जो है वो इस चीज को काफी हाईलाइट करने की कोशिश की ताकि सबका ध्यान जो है वो उधर पड़े। कहा जाता है कि तलाल चौधरी ने वो ट्वीट के ऊपर ना उनके खानदान के बारे में नाजेबा बातें की थी, उनके मज़हब के बारे में कुछ बातें की थी, कुछ काफ़ी उन्हें पर्सनल डैमेज किया था जिसका रिवेंज था, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने वो अच्छे से चुका दिया। उन्होंने कहा छुरी हाथ में अब फेर दी जाए जितनी जल्दी हो तो अब ये पंजाब हुकूमत कह रही है कि इसकी FIR होगी, जो भी वकूआ हुआ है ये सरकार की मदयत में भी दर्ज हो सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जो 15 पे झूठी कॉल की उसके अगेंस्ट भी FIR हो सकती है, यानी कि ये ऐसा मामला है कि अब इस पे पुलिस FIR दे सकती है, नंबर 1। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर मामला को दबाया जा रहा है तो पुलिस को बोगस कॉल करने के चक्कर में भी FIR हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल, पुलिस जो 15 पे जो बोगस कॉल होती है उस पे FIR देने का इख्तियार रखती है कि क्यों बुलाया, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अगर कोई चोरी नहीं हुई तो उन्हें क्यों बुलाया, जो एक मोअज़्ज़ज़ MNA ने बुलाया या सबक MNA ने, जिसकी कॉल भी बोगस होती है वो जो फयाजुल हसन चौहान क्योंकि इस हवाले से काफी अग्रेसिव नजर आ रहे थे, उनका कहना था कि अब ये मामला जो है किसी न किसी, देखिए इसमें PMLN की बड़ी बदनामी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इन दोनों को ढूंढ रही है। देखिए अब ये सच से ज्यादा देर छुपा सामने नहीं रहेगा, पुलिस भी ढूंढ रही है, हुकूमत भी ढूंढ रही है, PMLN के लोग भी ढूंढ रहे हैं। देखें तलाल चौधरी की मकबूलियत जो अचानक से हुई मिली थी उन्हें, उसकी वजह से उनके कई दुश्मन भी पैदा हो गए थे तंजीम में, पार्टी में। अब उनके लिए भी मौका है कि वो इसका बदला चुका दें, तो वो उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको इसी रगड़े में ऐसा रगड़ा लगाया जाए कि वो। लेकिन अब्दुर्रहमान, ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब तलाल चौधरी या आयशा रजब कभी भी मीडिया के सामने ना आए। जिस दिन इनका पहला फेस इनको आएगा और सबसे पहले इसी स्टोरी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और मीडिया की तरफ से सवाल भी यही किया जाएगा तलाल चौधरी को। अब वक्ती तौर पे तो छुप रहे हैं लेकिन कभी ना कभी तो मीडिया के सामने आएंगे ना, इनसे सवालात किए जाएंगे इस हवाले से कि जनाब आखिर मामला क्या था। हनान देखिए 2013 से लेके 20 तक 7 साल में तलाल चौधरी मुसलसल टीवी पे रहे हैं, कुछ सालों में तो बहुत ज्यादा रहे हैं, रोजाना ही। तो अब उनके लिए इनको अगर इन सालों को इनके लकी ईयर्स कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन की है इन्हीं सालों के दौरान की है, और खास तौर पे लीडरशिप का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। तो अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा टीवी से छुपना इनके लिए, क्योंकि वो सारे लोगों को, इनके करीबी लोगों को, सेक्रेटरीज भी, ये सबको तो जानते हैं राब्ते में। फिर ये दोनों हैं सियासतदान, दोनों ने हलकों में भी जाना है। अब देखें ये तांदले वाला या जरावाला, दोनों हलकों के लोग देही एरियाज पे मुश्तमिल लोग हैं और ये काफी करीब करीब भी हैं। जड़ावाला से इनका हलका और अली गौहर का हलका, आयशा रजब के हस्बैंड जहाँ से लड़ते होते थे गौहर बलोच, वो भी हल्का करीब करीब ही है। बिल्कुल, ये दोनों देही एरियाज पे मुश्तमिल है। तो ये एक बड़ा मसला, कल कलाम को जब इन्होंने वोट मांगने जाना है तो जो इनके मुखालफिन के लिए सबसे जो दिलचस्प फिक्रे होंगे वो इसी लड़ाई के मुतालिक होंगे, क्योंकि अभी तो हकायक सामने नहीं आए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो हकायक सामने नहीं आए ये शायद 100 गुना ज़्यादा तलक हूँ, 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक हूँ, कि अगर वाक़यातन ही हकायक सामने आते हैं तो उससे इनकी जो हैसियत है, इनकी सियासत है, मज़ीद भी डैमेज हो सकती है। अच्छा अब्दुर्रहमान, सोशल मीडिया के हवाले से क्या कहेंगे? जैसे ही तलाल चौधरी की वीडियोस आई, इतने मजे मजे के टिकटॉक यूथियों की जानब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी जानब से बना के लगाए गए, और उसके ऊपर गाने मजे मजे के लगाए हुए थे उन्होंने, रुलते गए या परचस बड़ी आई है। मतलब सोशल मीडिया किसी को माफी नहीं देता। यहाँ पे कोई भी शख्स आ जाता है और उसका कोई पॉइंट मिल जाता है, फिर हर शख्स अपने तरीके से उस चीज को तोड़ मड़ोड़ के सोशल मीडिया के ऊपर साबित करने की कोशिश करता है, और वहां पे कोई रोकने वाला भी नहीं होता और चीजें वायरल भी बहुत हो जाती हैं। मुझे बताएं कि ये माफी देने वाला वाकया है? ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम किसी भी शख्स के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन जो है उसकी नहीं कर सकते। इसके बावजूद अब अवाम है, अवाम को तो नहीं रोका जा सकता, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसे हर शख्स आजकल यूटिलाइज कर रहा है और अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा है। देखें वो सुशांत सिंह जो सुसाइड केस है इंडिया में, उस अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक्ट्रेस को पकड़ा जा रहा है, कुछ इसके अलावा जो एक उधर केस हुआ था, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो हाइप क्रिएट होती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है और उसकी वजह से कई लोग सामने आते हैं। अगर सच सामने आ जाए तो फिर उस केस में जो मीडिया की लोगों की दिलचस्पी नहीं रहती। उस केस में भी अभी तक दिलचस्पी है लोगों की।
मीडिया की भी, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सामने आ रहा है छुपा हुआ। इसी तरह इस केस में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये मुझे बताएं कि इन्होंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहीं से ली। अगर वीडियोस को दोबारा से हम देखते हैं, पहली वीडियो जिसमें उनका बाजू टूटा हुआ है, पुलिस आती है, उससे पहले तो क्या कुछ हुआ उसको एक साइड पे रख के फिर एक और वीडियो जिसमें उनका बाजू बंधा हुआ और वो बंधा हुआ है बाजू, बिल्कुल। उस दरमियानी वक्फे में ये फैसलाबाद, उससे पहले फिर एक और वीडियो आपके पास मौजूद थी जिसमें तेल लगा हुआ था बाजू पे। बिल्कुल, ये तमाम चीजें फैसलाबाद में उन्होंने कहीं ना कहीं से तो इलाज करवाया है ना। अब वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल। अच्छा मिर्जा साहब, गुज्जर साहब, यहाँ पे एक और चीज की पॉसिबिलिटी है, जैसे आप बता रहे हैं, हो सकता है मार पड़ी हो और गार्ड्स का कहना है कि वो हमें बुलाने के लिए भी आए। इट मीन वहां से जान बख्शी करवा के अपनी निकले और निकल के कासम फारूक को हो सकता है फोन किया हो, वो इनके पास आए हो और ये दोबारा कॉलोनी वहां से किसी ना किसी जगह से पट्टी करवा के दोबारा कॉलोनी के अंदर आए हो ताकि घर पे जाके कार्रवाई करवाऊं, अपनी घड़ी और फोन जो है वो ले सकूं। बिल्कुल, अभी वो अस्पताल भी ढूंढा जाना है कि जहां से इन्होंने इलाज करवाया। जिन लोगों को मदद के लिए बुलाया वो कार रिकॉर्ड तो पुलिस के पास ऑलरेडी होगा, वो भी अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में या कोई ना कोई ले लेगा। तो ये देखें, अभी बड़ी इसमें चीजें छुपी हुई हैं। अभी ये केस शायद 1-2 हफ्तों वीडियोस काफी हद तक जो है वो चीजों को क्लियर कर रही है। मैं प्रोड्यूसर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियोस साथ होने और हो सकें तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है अवाम को दिखाने की। आप क्या कहेंगे अब्दुल रहमान कि वीडियोस में नजर आ रहा है तलाल चौधरी घर से बाहर आ गए थे और दोबारा घर के अंदर वापस जा रहे हैं और बाजू बंधा हुआ है और उसमें ये कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल अंदर से निकलवाया जाए। बिल्कुल, पुलिस मौके पे मौजूद है तो फिर मोबाइल अंदर से क्यों नहीं लाया गया बाहर? मतलब मोबाइल अगर तलाल चौधरी का ही था और उनका ये कहना था कि मोबाइल अंदर पड़ा है, पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और सिक्योरिटी जो कॉलोनी की है वो भी मौका पर मौजूद थी, दोनों वीडियोज के अंदर देखा जा सकता है। तो क्या इतनी आयशा रजब पावरफुल थी कि पुलिस के आने के बावजूद भी मोबाइल नहीं तलाल चौधरी का दिया गया? हनान, वो एक सिटिंग एमएनए है और उनके घर में पुलिस अगर बगैर इजाजत दाखिल होती या कोई ऐसी बदतमीजी करती, और वो भी रात के 3-4 बजे, जब वो अपने सीपीओ से या आरपीओ से हिदायत भी नहीं ले सकते, एसपी से भी नहीं ले सकते, वो जो मौका पे चौकी इंचार्ज था या सब इंस्पेक्टर था, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि घर पे जाएं, कहीं वो कल कलां को तहरीक इस्तेहकाक ना पेश हो जाए। कोई डर होता है कि कोई कानूनी कार्रवाई, क्योंकि वो आम घर तो है नहीं। फिर उसमें तलाल चौधरी, इस तरह से एक बड़े फिगर्स जब सामने आते हैं तो वो पुलिस के लिए बड़ा मसला होता है कि उनको जो पीछे से हदायत देने वाला भी आधी रात को कोई नहीं होता कि इस तरह से करें, इस तरह से करें। अच्छा, पुलिस खुद वहां पे मतलब दरवाजे पे मौजूद थी, नॉक करके किसी को बुला के कोई मामले की तहकीकात ही की जाती कि जनाब वाकई आपके पास मोबाइल है या नहीं है? इस चीज की वीडियो ज़राए के मुताबिक तो तहकीकात हुई सारी, उनकी सुलह हुई, सुलह के बाद जो पुलिस ने वो मामला क्लोज कर दिया, जैसा कि लिखा हुआ है सोर्स रिपोर्ट में भी कि जब इनकी सुलह बड़ों ने करवा दी। इसमें वो जो सब इंस्पेक्टर ने इनका बयान भी रिकॉर्ड किया था, एक वीडियो उसमें आई थी कि बयान जी अपना रिकॉर्ड करवाएं, तो वो बयान भी बड़ी अहमियत का अमल होगा जो उस मौका पर रिकॉर्ड हुआ है, वो भी किसी ना किसी मौका पे जो है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी भी जो लोगों की दिलचस्पी है मौजूद है, लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, बड़े लोगों के बारे में लोग हमेशा से कुछ ना कुछ सुनना चाह रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लोग जानना चाहते हैं। और ये तो वाकई ऐसा है कि जिसने बहुत ज़्यादा जो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे किया है। लोग जानना चाहते हैं कि उनके एमएनएज किस तरह की तंजीम साजियाँ करते फिरते हैं, किस तरह से रात को जो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ हैं वो इस हद तक जा पहुँचती हैं कि उनके बाजू टूट जाते हैं। तो ये देखें, पैसों की लड़ाई है, कोई गैरत की लड़ाई है, ख़ानदानी लड़ाई, क्या वजह है? क्योंकि ये एक और इसका एस्पेक्ट भी देख लें कि इनके जो कज़न हैं अली गोहर बलोच, जो इनके यहाँ पर रजब बलोच के भाई थे, जो सिटिंग एमएनए है, उनका घर भी उधर ही है उसी टाउन में, रजा गार्डन में। फिर लेकिन वो इस मामले में किसी हद तक एक्टिव नहीं नजर आए। वो इस्लामाबाद और ये भी सुनने में आता है अब्दुल रहमान, ज़राए के मुताबिक, हो सकता है ये बात गलत भी हो, कहा यह जाता है कि जो आयशा रजब के बेटे हैं उनकी और अली गोहर बलोच की आपस में नहीं बनती। इसमें कुछ सच्चाई है? जब हमने इनका इंटरव्यू किया था तब तो ये इकट्ठे थे, रुशान का भी किया था, अली गोहर का भी किया था। मतलब ये भी हो सकता है कि ख़ानदान में ये होता है कि जो आपने अपना इमेज बनाना है वो लोगों को यही बताना है कि हम इकट्ठे हैं, उसके बाद जो लड़ाई झगड़े हैं वो बाद में तय किए जाएंगे। मे बी क्योंकि रजब बलोच की पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए कोशिश तो दोनों की होगी, क्योंकि एक का भाई है और एक उनका बेटा है, और ख़ास तौर पे लीडरशिप के करीब रजब बलोच काफ़ी ज़्यादा थे। उसकी वजह ये थी कि रजब बलोच जो है कैंसर के में मुब्तला होने के बावजूद भी असेंबली के अंदर गए थे और वो स्पीच जो थी उनकी वो काफ़ी वायरल भी हुई थी
और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद उनका पता लेने के लिए उनकी राय दूसरी जानब हनान ये कहा जाता है कि जो तांदलियावाला में सियासत है इनकी फैमिली में पहले जो है वो अली गौहर ने शुरू की थी एज ए टाउन नाज़िम। बिल्कुल इसी गुफ्तगू को गुज्जर साहब आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू जो है उन्हीं के साथ करते हैं। अब्दुल रहमान, क्या कहेंगे आप? ब्रेक से पहले आप रजब अली बलोच जो हैं उनकी सियासत के हवाले से बता रहे थे, तांदलियावाला की सियासत कर आज की मैंने होश संभाली है। रजब अली बलोच और बलोच खानदान खास तौर पे जो है उनकी पेनिट्रेशन काफी हद तक सुनने को मिलती है तांदलियावाला की सियासत के अंदर। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि अली गौहर बलोच जो हैं और तो ये सबसे पहले जो नासिर बलोच थे इनके अंकल, उनके पास हल्का रहा, वो वफाकी वज़ीर तालीम भी रहे, MNS भी रहे और अपने भतीजे रजब बलोच को इंट्रोड्यूस करवाया 2002 में और उन्होंने इलेक्शन जीता। लेकिन उससे पहले जो 2000 में तहसील नाज़म के इलेक्शन हुए थे वो अली गौहर बलोच मुंतखब हुए थे। 2004 में दूसरी बार दोबारा मुंतखब हुए। तो उनका ये दावा है कि वो 2 बार जो तहसील नाज़म मुंतखब हुए हैं दोनों बार उन्होंने जो रजब बलोच को जताने में अहम किरदार अदा किया है। और जो तांदलियावाला के लोकल दड़े हैं या जो लोकल सियासत है उसको वो खुद को जो वो उनके एक्सपर्ट मानते हैं कि मेरी वजह से जो दोनों बार जीते, 2008 में वो हार गए थे, फिर 2013 में दूसरी बार जो जीते। तो ये अली गौहर बलोच या उनके जो करीबी हल्के, उनका दावा है कि ये अली गौहर बलोच की ही सियासत थी कि जिसकी वजह से दोनों बार रजब बलोच कामयाब हुए और उसी वजह से वो अपनी ही सियासत की वजह से तीसरी बार मुंतखब हुए। ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ पर सीट निकालना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फेडरल में पंजाब में हुकूमत बना चुकी थी, उसके बावजूद वहाँ से उन्होंने MNA की सीट निकाली और ये यकीनन बहुत बड़ी बात थी कि इस सूरत हाल में कि जब तहरीक इंसाफ का जोर है तो उसमें सीट निकाल जाना। तो ये वो मानते हैं कि उनकी जो अपनी मेहनत है या जो 8 साल वो यहाँ पर तहसील नाज़म रहे, उस दौरान जो उनका ताल्लुक बना, काम करवाया, उसकी वजह से वो जीते हैं। इसलिए वो सीट छोड़ने पे तैयार नहीं होंगे। अगर आने वाला इलेक्शन आता है ना, फिर वो ज़िमनी इंतखाबात में जीतना और रोशान की उनके मुकाबले में जो उम्र है वो भी खासी कम है। तो ये एक जो ख़ानदानी लड़ाई है वो अपनी जगह पे मौजूद है। ये भी एक इसका भी जो चांस है कि वो शायद ये भी असरअंदाज हुई हो या जिस तरह से इस मामले को हाइप क्रिएट की, वो ये भी इल्ज़ाम कहीं ना कहीं से लगाया जा रहा है। आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल रहमान, हमारे साथ पास फुटेज आ चुकी है उस वाक़े की, तो हम फुटेज देखते हैं और आवाम को भी दिखाते हैं। प्रोड्यूसर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि तलाल चौधरी जो उनके क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं वो ऑन एयर किए जाएं ताकि हम दिखा सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं नाज़रीन कि तलाल चौधरी यहाँ पे जख्मी हालत के अंदर दोबारा जो आयशा रजब बलोच के रहायशगाह में दाखिल हो रहे हैं और यही वो मुकाम था जहाँ पे ये पुलिस वालों को कह रहे थे कि मोबाइल मेरा अंदर से मंगवाया जाए, मोबाइल मंगवाएंगे तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, किसने मुझे बुलाया, किस तंजीम साजी के लिए बुलाया। और उसके बाद ये भी उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जब पुलिस को कॉल की गई थी तो उनका ये कहना था कि CPO साहब को या मुतलका SP या ASP को बताया जाए कि तलाल चौधरी का फोन है और तलाल चौधरी के साथ ये वाकया पेश आया है। और पुलिस जो है वो वाक़े पे पहुंच चुकी थी और वाक़े पे पहुंचने के बाद पुलिस एहलकार जो वहां पे मौजूद थे उनको अहवाल तलाल चौधरी की जानिब से बताया जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तलाल चौधरी की बाजू जख्मी है और जख्मी बाजू में फुटेज नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि बाजू को पट्टी के साथ लटकाया हुआ है। यहाँ पे तलाल चौधरी ने व्हाइट कलर की पट्टी पहन रखी है और पट्टी के साथ बाजू को लटकाया। ये बायां बाजू है उनका और बाएं बाजू के ऊपर फ्रैक्चर इनका आया था और शायद पेन इस कदर शदीद थी बाजू को लटकाने से कि इनको इस चीज का सहारा लेना पड़ा कि पट्टी व्हाइट कलर की करनी पड़ी और गले के गिर्द जो है लपेट के वहां पे पट्टी को अंदर जो है वो बाजू को लटकाना पड़ा। दूसरी जानब ये भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे इस मौका के ऊपर कासम फारूक जो हैं वो भी मौजूद थे, जो कि ज़िले सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। यानी इस वाक़े के ऊपर पुलिस के अलावा जो ऐनी शाहिद हैं वो कासम फारूक भी हैं और कासम फारूक की जानब से भी जो है वो ये तमाम तर सूरत हाल जब पुलिस आ चुकी थी वहां पे देखी गई है। और ये वाकया जो है जैसा कि आप देखा अब्दुल रहमान आपने भी कि फुटेज के अंदर बाजू इस कदर शदीद जख्मी है,
खून तो नहीं निकल रहा, लेकिन कोई इंटरनल फ्रैक्चर था जिसकी वजह से बाजू जो है वो पट्टी के साथ लटकाया हुआ था तलाल चौधरी ने, और दोबारा आयशा रजब की रहायशगाह में जा रहे थे। अब यहां पे के हकायक जो हैं वो जो कि उनकी फैमिली की तरफ से बताए जा रहे थे कि वॉशरूम से गिरने के बाद या फिर सीढ़ियों से गिरने के बाद फ्रैक्चर आया इनके। ये जब वीडियो सामने आई और सिटी 41 ने अवाम को दिखाया कि हकायक कुछ और थे और अवाम से छुपाया जा रहा था। अगर कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी, तंजीम साजी की बात थी या कोई भी बात थी, तो अवाम से फैक्ट्स जो हैं वो क्यों छुपाए जा रहे थे? मीडिया के सामने आते और तमाम तर चीजें बता देते। ये बड़ा अहम सवाल है, जैसे कि ये आपने वीडियोस भी दिखाई और उसमें जो वीडियोस में भी हमने देखा कि तलाल चौधरी का जो इत्मीनान था उधर खड़े हुए, वो ऐसा था कि जैसे उन्हें गलत मारा गया और ये ज़िम्मेदारान है, उन्होंने कोई गलती की है और ये बड़ा स्टैंड लेने का इरादा रखते थे। लेकिन फिर उसके बाद जैसे मीडिया से गायब होना, उससे ये बड़े सवाल जन्म लेता है कि अगर वो तब इतने पूरे इत्मीनान थे कि बाहर निकालें इन्हें, मेरा मोबाइल देखें, किसने बुलाया, इनकी ख़वातीन के मोबाइल चेक करें, तो इसमें एक खातून का नाम तो नहीं लिया, ख़वातीन के मोबाइल चेक करें इनके तमाम के, या जो इन्होंने इनकी वीडियोस बनाई हैं, अब इनकी वीडियोस मारते हुओं की बनाई हैं, बैठे हुओं की बनाई हैं, कुछ और करते हुओं की बनाई हैं, तो ये तमाम वो सवाल हैं जो उनकी वीडियोस में जन्म ले रहे हैं और उनका यानी वीडियोस मौजूद हैं इनको मार पड़ने की, लेकिन अभी वो सामने नहीं लाई जा रही। और यकीनी तौर पे घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, कैमरास की फुटेज कम से कम पुलिस को ले लेनी चाहिए, उससे तमाम तर हकायक काफी हद तक सामने आ सकते हैं। क्या कहते हैं? कहा जाता है कि पुलिस के पास तो तमाम वकूए की जो अलफ से लेके वो यहाँ पर ये तक सब कुछ मौजूद है, और कहीं और पुलिस के पास मौजूद है तो अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट के पास भी मौजूद होगी। इसको शायद आहिस्ता आहिस्ता निकाला जाए। जो ही ये लगेगा कि मीडिया पे हाइप कम हुई है, फिर कोई ना कोई चीज़ क्रिएट कर दी जाएगी, फिर कोई ना कोई चीज़ निकाल दी जाएगी। ये भी एक तरीका होता है कि चीज़ ज़्यादा देर जिंदा रहे, और उतनी देर में अगर वो कोई जवाब, शायद वो जवाब भी इसी वजह से नहीं दे पा रहे कि अगर वो कोई जवाब देंगे, कोई नई वीडियो हुकूमत निकाल, लेकिन मुश्किल तो बड़ी अब्दुर्रहमान उनके लिए पैदा हो चुकी है। वो असेंबली में जाएं, जहां कहीं पे भी अपोजिशन के खिलाफ बोलेंगे या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे, तो उनका अल्टीमेटली पहला अटैक इस वाक्य पे होगा, देन वो किसी ना किसी सूरत-ए-हाल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, वो किसी टॉक शो में अगर कोई बात करेंगे तो सबसे पहला इल्जाम यही लगेगा कि आप 3 बजे क्या करने गए थे, तंजीम साजी कौन सी करने गए थे। मतलब वो छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे सियासत कुछ इस तरह की होती है कि करैक्टर असैसिनेशन सबसे पहले की जाती है, और जो कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस पे एक खातून एमएनए, बड़ी मोअज़्ज़ज़ खातून हैं, उनका जो नाम है वो भी इतना ज़्यादा उछाला गया। उनकी जानब से जो ट्वीट एक की जाती है कि यहाँ पर जो बतौर एक खातून के भी उनका नाम उछालना गलत है, वो तमाम चीज़ें उनकी ट्वीट की हद तक ठीक हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन उनकी जानब से भी कोई जवाब ना आना, रद्द-ए-अमल ना सामने आना, ये वाक़या को और मशकूक करता है, कई रंग देता है। देखिए, एक-एक वीडियो जो 30 सेकंड की, 1 मिनट की, ये तमाम वाक़या जो इसका असर ज़ाहिर करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन जितनी ये खामोशी होगी उतना ज़्यादा ये वाक़या पीक पकड़ेगा। हर बंदा अपने जहन में कोई ना कोई तसव्वुर इसका बना लेगा, हर बंदा जहन में कुछ ना कुछ सोच लेगा, यूँ हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, कौन लड़ा होगा, किसने जो मारा होगा, किसको। देखिए, तलाल चौधरी की अगर किसी से लड़ाई हुई है तो दूसरे फरीक को भी तो इन्होंने मारा होगा ना, वो भी तो कहीं ना कहीं छुपा होगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही फरीक को मार पड़ जाए और वो कुछ ना करें। अगर वो ज़्यादा लोग हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई प्लान लड़ाई होगी। अगर एक ही बंदे के साथ हुई है, लेकिन अब्दुर्रहमान लगता नहीं है कि किसी एक बंदे से ही इतनी चोटें जो हैं वो तलाल चौधरी को लगी हों, क्योंकि अगर 1 to 1 फाइट होती है तो उसमें अगले बंदे के भी जख्मी होने के चांसेस होते हैं। और मेरा ख्याल अब तक कोई भी आयशा रजब बलोच की फैमिली से ऐसा बंदा नहीं देखने को मिला जो कि जख्मी हुआ हो या जिसे तलाल चौधरी ने मारा हो। और अगर तलाल चौधरी को सिर्फ और सिर्फ मार पड़ी है तो इट मीन वहां पे ज्यादा बंदे थे जो कि एक बंदे उन तमाम बंदों को टैकल नहीं कर सकता था। इसका मतलब है ये कि प्लान जो वकूआ उन्होंने बनाया है कि पूरी मनसूबाबंदी की है कि किस तरह से इन्हें मारें, किस तरह से इन्हें बदनाम करें। अच्छा, यहां से आके मुझे प्लान नहीं भी लगता, एक पॉइंट से आके प्लान नहीं भी लगता। अगर प्लान होता और उनको बुलाया गया होता घर के अंदर, और वहां पे जब गार्ड्स के पास आके उन्होंने कहा घर से कॉल करवा दी जाए, तो कॉल नहीं करवाई गई। अगर प्लान्ड होता और उनको बुलाया गया होता, कम से कम कॉल करवा देते घर से, तब तक तो सुलह सफाई होती ना, घर में आने के बाद लड़ाई हो जाती। और यहां से ये चीज जो है वो गार्ड का जो बयान है, यहां से ये चीज थोड़े डिफरेंट होती है कि शायद पहले ही चपकलश थी और जबरदस्ती अंदर जाया गया है, और उसके बाद जो है वो। और हनान, अगर ये प्लांटेड ना होता तो फिर रात 3 बजे कौन किसके घर जाता है?
रात 3 बजे जाने का मतलब है कि आपका प्लान बना हुआ है, कोई मीटिंग है, जिले सदर मौजूद है, ये तमाम चीज़ें अगर हम मान लें, फिर इसका मतलब ये बनता है कि ये प्लान है। अब दोनों ही चीज़ें, आपकी बात ठीक है, ये भी हो सकता है प्लान ना हो। पॉसिबिलिटीज हैं, अब ये तो तभी पता चलेंगे, हकायक तब सामने आएंगे जब आयशा रजब साहिबा और या फिर तलाल चौधरी साहब सामने आएंगे, और ज्यादा देर ये मामला छुपा नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो आना पड़ेगा इनको स्क्रीन के सामने। जल्दी आएगा क्योंकि पुलिस भी इनके पीछे है। पार्टी ने जो मंगल तक का टाइम दिया हुआ है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने, कि मंगल तक जो आज शाम तक बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट की हमें तवक्को है, क्योंकि पुलिस भी दोनों के पीछे है कि उनके घर पे लाहौर भी एएसपी की क़यादत में पुलिस जा चुकी है। तो अब ये ज्यादा देर जो है वो ऐसे उनके पीछे नहीं भागेंगे, उनके करीबी लोगों को मजबूर करेंगे कि जो उनकी स्टेटमेंट सरकारी है वो इनसे दलवाएं, उसके बाद उस पर बहस हो सकती है कि वो गलत हुआ, सही हुआ, क्या हुआ। लेकिन जो एक एक स्टेटमेंट है वो मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक दोनों की वो कहीं ना कहीं से सामने आ जाएगी, चाहे वो पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म पे आए, चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। ये भी हो सकता है पार्टी इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट की तवक्को है। लेकिन जो सवालों की बौछार की जाएगी ना इनसे, उसके बाद उसे अबूर करना बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। और पॉसिबिलिटी तो है, जैसे आप कह रहे हैं कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाए, लेकिन हर एक का अपना अपना तजिया होता है। मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। अलबत्ता हकायक को सामने लाने के लिए कोई ना कोई चीजें जो है वो बयान जारी कर दिए जाएंगे। ये भी हो सकता है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से कोई जो है वो क्लियरेंस इन दोनों के हवाले से दे सकते हैं। वो जो मेरी रात उनसे बात हुई है, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो हमने कमेटी बनाई है उसकी रोशनी में ही हम डिसीजन लेंगे, जो कसूरवार हुआ उसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी होगा, और अगर कोई और फरीक मुलव्वस या जो भी कोई मामला हुआ, ये पार्टी की जिस तरह से बदनामी हुई है, इसको स्पेयर बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब को भी पार्टी की लीडरशिप में आला क्वालिटी पे देखा जाता है, आला दर्जे पे देखा जाता है। राना साहब के पास कुछ ना कुछ तो हकायक होंगे जो उनको पता होंगे। कुछ खुरेदने की कोशिश की आपने, कुछ पता चल सका वहां से? पूछा, सवाल 2 बार पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब गोल कर दिया। यही बताया कि अभी उतना ही पता है जितना। वो एक मंजे हुए सियासतदान है, तो इस हवाले से काफी मोहतात तरीके से वो चलेंगे। वो भी यही कह रहे थे, राब्ता नहीं हो पा रहा। राब्ता नहीं हो पा रहा, उनका भी ये कहना था। लेकिन ये देखने में आता है कि तलाल चौधरी इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, और हो सकता है कि आयशा रजब बलोच भी वहां पे मौजूद हो और लीडरशिप के साथ राब्ते में हो। कोई मामला तो उनके इस हवाले से रफा दफा करने की कोशिश। आयशा के भाई की जो बात हुई थी कल उसके नंबर पे, वो यही कह रहा था कि लाहौर में ही है और पार्टी की आदत के साथ ही मीटिंग्स कर रहे हैं, वहीं पे कोई लाया अमल बनाया जा रहा है। तो तलाल चौधरी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो घर आएंगे, क्योंकि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वालों ने उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड करना था, लेकिन वो शायद नहीं आए। अभी तक बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब अंदर की कहानी क्या है, मामला क्या है, ये तो, और दोनों इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, ये उनके साथ जो शख्स मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। अच्छा अब्दुर्रहमान, आने वाली सियासत पे, इन दोनों की सियासत पे इस वाक़े के बाद कितना असर पड़ेगा? हनान, आयशा रजब बलोच मोअज़्ज़ज़ खातून है, उनकी सियासत पे ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो खातून को ज़्यादा मानों में लिया जाता है कि वो बड़ी बाकरदार, वो मर्द के शायद उतने ज़्यादा असरात मुरतब नहीं होते। ये जो हमारी सोसाइटी है, हालांकि है गलत, दोनों को ही कसूरवार ठहराना चाहिए, लेकिन देखें जो ज़्यादा किरदार कुशी अभी भी जो आयशा रजब बलोच की हुई है, जिसका अफसोस उन्होंने भी किया है, कई लोगों की जानब से किया जा रहा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये फिर उनकी है भी रिजर्व सीट थी। अब ये सबसे बड़ा मसला है कि वो कोई पॉपुलर वोट लेके नहीं आई थी। अगर तो वोट लेके आती तो उनकी पोजीशन पार्टी में और होती। रिजर्व सीट्स वाले की पोजीशन जो है पार्टी में इतनी मजबूत नहीं होती, मुस्तहकम नहीं होती, और पार्टी जिसे चाहती है उठा के लगा सकती है। तो इस हवाले से इनकी सियासत को काफी खतरा है। तो बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका शो में आने के लिए, और तलाल चौधरी के हवाले से बहुत सारे हकायक आपने सामने रखे, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।